मैम मारा पीटा भी जाता है? मीना उसकी कैसे तैयार हो जाएगा इस काम के लिए? चूना मिर्ची शरीर पर, शरीर में इंटरनल पार्ट पर मिर्ची। असल में मैं अगर कहूँ इसको उषा जी कि वो प्रोफेशन को मैंने नहीं चुना, मैं इसे प्रोफेशन कहती भी नहीं हूँ। वो चूंकि इतना समय हो गया था उसको वहाँ पे कि उसको रोक नहीं थी रात को कस्टमर के साथ जाने की। क्या मेरे साथ मेरी बच्चा अगर मुझसे छीन जाए तो क्या मैं जी पाऊंगी? मेरी माँ जी रही है, सिर्फ उस बच्चे के लिए जी रही है। जो छीन गया उसके लिए जी रही है कि वो मिलेगा मुझे। उसके लिए 200 रुपए कमाती है कि मैं जिस दिन जाऊँ उस दिन 200 रुपए देके मुझे मिलने दिया। 200 रुपए देके अपने बच्चे से मिलना नहीं मिल सकता। देखिए ये इतना बड़ा जिसमें हम कहते हैं सेक्स वर्कर है वो। हर वर्कर को अपनी काम की कीमत मिलती है हर दिन औरत होने पे। मैम ये 15 से 20 से ज्यादा भी हो जाता है या एक लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। वो क्यों कहेंगे? 20 है, 25 है, 30 है, कितने भी हैं। जितनी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, उसका फिगर अच्छा है, उतना ही ज्यादा उसके पास। और इमेजिन नहीं कर सकती आप कितने गंदे, कितने सड़े हुए लोग वहाँ आते हैं जिनके शायद महीनों से नहाए नहीं। मैम आप उन लड़कियों को कैसे देखती हैं जो खुद से देह व्यापार में जाती है, रेड लाइट पे खड़ी होती है, शॉर्ट्स पहनती है? बोले ऊपर क्यों देख रहे हो? तुमको भले घर की लड़की ऊपर नहीं देखा? अरे बेटा वहाँ नाचने गाने वाली औरत और वो अच्छी औरत है। इसका मतलब कोई है जो उन्हें बता रहा है कि आप रेड लाइट पर खड़े होंगे और एक पैर खंबे के ऊपर करेंगे और एक नीचे खड़ा करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा। और पूरे नोएडा में आप देखिए दीवारों पे लिखे हैं, दीवार पे लिखा नंबर नीचे कोई हो बस। बट कोई ऐसा भी केस जो आपको एकदम झकझोर के रख देता हो, ये क्या हो गया, ये भी हो सकता है क्या? मतलब जो आप भूल ही ना पाओ। मुझे लगता है कि लास्ट आपकी ब्रीथ चल रही हो तो भी एक बार आपको याद आएगी। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें शायद इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 31 सालों से कुछ ऐसी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जिन महिलाओं को समाज गंदी नज़र से देखता है, जिन महिलाओं को समाज ओछी नज़र से देखता है। उन महिलाओं को अपनी बेटी की तरह अतुल शर्मा मैम प्यार करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस पॉडकास्ट में। मैम देखिए, आप 31 सालों से ऐसी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जिनको समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता। ये समाज की ही गलती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 31 साल पहले मतलब ऐसा समाज हुआ करता था जहाँ पर औरतों को तेज हंसने में भी मनाही थी, तो आपने इस प्रोफेशन को कैसे चूज किया? असल में मैं अगर कहूँ इसको उषा जी कि वो प्रोफेशन को मैंने नहीं चुना, मैं इसे प्रोफेशन कहती भी नहीं हूँ। ये मेरे बहुत दिल से जुड़ी हुई व्यवस्था है और प्रोफेशन ने मुझे चुन लिया। और बहुत पहले शायद मेरी पैदाइश के साथ ये तय हो गया था कि मुझे तो यही करना है। और वही होता गया कि बचपन से लेके और बड़े होने तक और 94 तक इतनी घटनाएं हुई जो जब भी मैं पैर पीछे करती तो मेरे कदम को आगे ले जाती वो घटनाएं। तो शायद ऐसा ऊपर वाले ने तय कर लिया था मेरे लिए कि तुमको वहीं जाना है और किसी के लिए कुछ करना है। और किसी के लिए क्या, मैं सोचती हूँ पूरी औरत जात के लिए है, जो हमारी पूरी जात पे धब्बा लगाया जाता है, उसको धोने के लिए मुझे शायद इस प्रोफेशन में आना पड़ा। मतलब फिर भी आपने कुछ सोचा तो होगा कि अब करते हैं, ऐसा हुआ तो अब करते हैं? नहीं, ऐसा कि कभी कोई बचपन से तो हिदायतें इतनी थी कि उधर ऊपर नहीं देखना और वही रास्ता स्कूल जाने का। मतलब आपका घर उसी एरिया से बस बीच में एक सड़क आती है आड़ी और उसके जिस पार मेरा घर और यहाँ से बाजार शुरू हो जाता है। तो इतना ज्यादा हिदायतें थी और आज भी है वहाँ। आज भी जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनके लिए हिदायतें हैं कि ऊपर नहीं देखना, बाजार जाओगे उधर से निकलोगे तो ऊपर नहीं देखना। जबकि अभी वो व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है, पर वो उसने मुझे और ज्यादा उकसाया कि मैं देखूं ऊपर क्या है। और हर बार कोई ना कोई रोकता, क्योंकि छोटा सा कस्बाई मानसिकता का वो शहर है, और कोई ना कोई रोक के पूछता कि बेटा किसकी बेटी हो? बताते उनकी बेटी। बोले ऊपर क्यों देख रही हो? फिर तुम तो भले घर की लड़की ऊपर नहीं देखा करती। तो और ज्यादा उत्सुकता बढ़ी उसको लेके, क्यों ना देखें, ऐसा क्या है। फिर कभी शाम को भी जाना हुआ क्योंकि वहाँ मंदिर है और उधर
हमारे यहाँ एक जन्माष्टमी पे फूल डोल का मेला लगता है काफी बड़ा, तो वहां भी जाते थे फैमिली के साथ। तो तब भी वो वहां पे आवाजें आती हारमोनियम की, कुछ गाने की, कुछ घुंघरुओं की। वो दौर था, मैं 31 साल बाद, जब मुजरा हुआ करता था। हाँ, और 40 साल पहली बात कर रही हूँ लगभग। तो तब भी मैंने पूछा कि वहाँ कौन है। फिर एक दिन हमारी मदर ने बिल्कुल बैठ के आराम से समझाया कि बेटा वहाँ नाचने गाने वाली औरतें हैं और वो अच्छी औरतें नहीं। अच्छा। तो हमारे पास तो उसका भी सवाल था। उन्होंने पूछा कि नाचते गाते तो हम सब हैं, शादियां होती हैं तो भाभियां भी नाचती हैं, चाचियां भी नाचती हैं, गाने भी गाती हैं, औरतें गांव की भी आती हैं, तो वो खराब कैसे हुआ? तो उनके पास नहीं था जवाब, बस डांट के 2 थप्पड़ मार के चुप बैठा दे, चुप जा बैठ, वो सवाल करती। लेकिन वो सवाल ना कहीं बैठते रहे घर में मन में। फिर शादी अर्ली एज में हो गई, यूजुअल जैसी होती है, और वो भी देहाती फैमिली में हो गई, बहुत पुराने विचारों के लोग। और वहां भी एक बड़ी फैमिली, 4 भाई 1 बहन, और यहाँ से भी बड़ी बहन, बड़ी फैमिली थी। यहाँ में सबसे छोटी और ससुराल में गई तो सबसे बड़ी हो गई, जिम्मेदारियां बहुत हो गई। लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ ना कुछ तो होना था, और कोई हमारे पड़ोस में आए रहने के लिए, और बाद में हमसे, हमारा बेटा था गोद में हमारे 1 महीने का, और उसको बच्चे नहीं थे, तो वो बहुत खिलाती थी। फिर उसने थोड़ा सा विश्वास में आके हमें बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे बाजार से हूँ, और कभी मैं भले घर की लड़की थी। अच्छा। और रंजिश में मुझे उठा लिया था। हाँ, और मैं 8-9 साल की थी तब मुझे उठा लिया था और बेच दिया गया था। तो लेकिन फिर कोई मेरे गांव की वहां पे आए जो चाचा जी लगते थे हमारे, तो हमने कोठे पे आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें हमारे घर पहुंचा दो। तो वो अलग बात है कि उन्होंने, चाचा जी ने सुना सब कुछ, हाँ। मगर देह धर्म तो पूरा करना था, पैसे दिए उन्होंने, उनके लिए बेटी और चाचा का कोई रिश्ता था नहीं। तो 5-6 महीने ये सब चलता रहा, और वो रिक्वेस्ट करती रही और बिना पैसे के उनके साथ बैठती रही। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब चलो, हमने अपना ट्रांसफर कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में थे, हमने ट्रांसफर करा लिया और दूर चले गए यहाँ से। कोई मतलब चाचा भतीजी को ले गए? हाँ, मतलब गाँव के नाते चाचा थे। हाँ। तो यहाँ मतलब मैम वो 4-5 साल की थी तो उसने पहचाना कैसे? देखिए ऐसा होता है कि बच्चों को याद रहता है। हाँ। बड़ा वो तो उसी शक्ल में है आज भी। हाँ। तो उम्रदराज आदमी थे, लेकिन हाँ। उनको ये ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे उसने बताया मेरे फादर का ये नाम था, मैं उस गाँव की हूँ। हाँ। और भाई उसने पूछा तुम्हारे भाई नहीं? मेरे भाई नहीं है, क्योंकि हाँ। तो उसके बाद पैदा हुए भाई। हाँ। 2 भाई थे उसके। तो यहाँ लाया वो, सब जो भी जेवर पैसा वैसा वो लाई थी, वो सब समेट के 2-4 महीने में वो भाग गया। अच्छा। यहाँ से वापसी लेके ट्रांसफर। उसके बच्चों ने भी इसको काफी मारा पीटा। उसके बाद कोई और सज्जन पड़ोस के मिलते हैं, वहां किसी को नहीं मालूम था कि ये उस एरिया से है। उन सज्जन ने कहा भाई वो तो तुम्हें छोड़ गए, मैं शादी कर लूंगा। उन्होंने सोचा होगा इसके पास अभी पैसा है, बाकी वो रहे फिर उसके साथ। फिर उन्होंने भी कहीं जाके और 2 शादियां और कर ली, इसको छोड़ गए। फिर हमने एक बार अपने घर में रिक्वेस्ट की कि भाई इसका घर ढूंढते हैं। भाई वो होने के नाते थोड़ा सा क्रेडिट तो मिलता था, तो घर ढूंढा। घर ढूंढ के गए भी, रिक्वेस्ट भी की, मिले, सब रोए धोए, सब चीजें फैमिली आई और बाहर, गांव के बाहर आई। हाँ। और 2 भाई थे उसके। हाँ। जो बाद में पैदा हुए, हूबहू बहन की शक्ल दिख रही थी उनमें। तो लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया कि बस देख लिया इसको, मैं तसल्ली हो गई कि ये दुनिया में है। आई, आपने उनको ढूंढा। हाँ। 1-आध महीना तो लगा होगा? हाँ, नहीं वो बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस बता रही थी। अच्छा, तुरंत से? हाँ, क्योंकि गाँव था। हाँ। और हमने जाके, हमारे भी थे और ससुर भी थे, उन्होंने संपर्क किया तो पता लगा हाँ है दरोगा जी भी जिंदा है, मतलब पुलिस में थे। अच्छा, पुलिस वाले की लड़की को उठाया था? हाँ। तो वो आए बाहर, उनके 2 बच्चे थे, वो भी यंग हो रहे थे, और ये भी लगभग 35 साल की थी उसमें। अच्छा। उन्होंने रोए धोए सब कुछ हुआ। हमने कहा भी कि क्या आप हमारे पास रेडी थी? अपने ससुर से कहलवाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास थी, अभी से घर जाकर बता ना जी हमारे लिए तो तभी मर गई। उसका क्या दोष था? एक 8 साल की बच्ची का क्या दोष? बाप की रंजिश में उसको उठा लिया गया था। मतलब फैमिली आई, हाँ। मिली, रोई और उसको उसके हालातों पर छोड़ के चली। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये कि घर आते आते इतना हमारे बीच डिस्कशन हुआ, फैमिली के बीच इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए कि फिर वो भी घर छोड़ के चली गई। वो सुनती रही, हम लोग रात भर सड़क छत पे बैठ के बात करते रहे कि ये ना सुने, लेकिन उसने सब सुना और वो किस वक्त निकल गई हमको नहीं पता। उसके बाद में वो लगभग 1 साल बाद आई, भाई दूज का दिन था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बड़े फल मिठाई लेके आई। हाँ। उसने कहा कि मुझे उसको, मेरे बेटे को, हाँ। मुझे टीका करना है, मैं उस भाई मानती हूँ,
मैं टीका करा। तो हमने कभी पहले, क्योंकि इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में थी मैंने कभी, मुझे पहले बताओ तुम कहाँ थी कितने दिन, और अभी तो तुम्हारे पास, तुम बर्तन मांज रही थी दूसरों घरों में, अभी अचानक ये सब कैसे हो गया इतना सब। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, मैं जहाँ से आई थी वहां चली गई। अच्छा, वो इतना डिप्रेसिंग था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं निर्णय नहीं ले पाई उसमें, क्योंकि मेरी कोई उम्र नहीं थी, 18 साल की मात्र उम्र थी, और 21 साल तक मेरे 3 बच्चे मुझे हो गए थे। तो मुझे मैंने उसे कहा कि नहीं, तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगी, सब ले जाओ। तो भाई को दिखा दे मुझे, मैंने कहा और मैं बता नहीं सकती कि वो जब मुड़ के गई, अब मैं ऊपर थी और वो नीचे जा रही थी, मैंने झांक के देखा तो उसने दरवाजे पे से पलट के ऊपर देखा। मैं वो कभी वो चेहरा नहीं भूलती, इतने सालों में नहीं भूल पाई। मतलब सब चीज मुझे उसके चेहरे में दिखी। इतनी कम उम्र थी मेरी, न समझने के शायद लायक नहीं थी, लेकिन मुझे समझ आया कि वहाँ दर्द था, मेरे प्रति उल्हाना था, और मतलब हर वो चीज थी। उस बच्चे के प्रति उसका स्नेह था, मेरे बेटे के प्रति। तो वो कोई मतलब हर चीज मुझे दिखी, पर मैं रोक नहीं पाई, क्योंकि सास ससुर थे, सब थे। रोका नहीं मुझे किसी ने, कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी उनके विपरीत नहीं जाना है। हाँ, माँ बाप के साथ बहस की तो अलग बात है, लेकिन सास ससुर की मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छे मेरे सास ससुर थे। और 10 साल बीत गए, 94 और 11 साल बीत गए। 94 में हमारे देवर दो की शादियां हो गई, तब तक बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो स्कूल जाने लगे। हमने तब इनसे पूछा कि एक बार उसे ढूंढे। कोई काम करना नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई जानती भी नहीं थी मैं कि ऐसा कुछ होता है कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं पता है। और 28 साल की उसमें उम्र थी। तो बस उन्होंने हंस के कह दिया कि चले देखो कैसे तुम्हारे जूते मार के उतारेंगे तुमको, तो पिटाई होकर आएगी तो यहाँ बताना। अच्छा, चुपचाप अपने कमरे में जाकर मजाक में उन्होंने कहा। हुआ ये सब, बहुत धक्के मिले, गालियां पड़ी, तो रिक्वेस्ट करती रही। मैंने कहा मुझे तो केवल आपके बच्चे पढ़ाने। अच्छा, क्योंकि कोई मकसद नहीं था कि मैं वहां कुछ करूं। मेरा मकसद था कि मैं उसको ढूंढूं, मुझे मिल जाए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के बहाने मिल जाए। क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, आपके बच्चों को मैं देखती हूँ नीचे चाय वाय लाते रहते हैं, लड़कियां झांकती रहती हैं, बस मुझे उन्हें पढ़ाना। अब आपको डर नहीं लगा कभी आपको पकड़ ले वहाँ पे? पता नहीं क्यों नहीं लगा, ये सवाल तो बहुत लोगों ने पूछा कि मैम जैसे यहाँ पे जीबी रोड है दिल्ली में, तो जैसे हमें पता चलता है कि अब 3 गली बाद है, तो हम 3 गली पहले से ही मुड़ जाते हैं कि हमें नहीं जाना वहाँ पे। पता नहीं क्यों नहीं लगा। पहले दिन पैर रखते हुए भी ये नहीं कांपे पैर, या तो मेरा गिल्ट समझ लो कि उस महिला के प्रति गिल्ट था कि मैंने उसे जाने दिया, और वो अंदर से मुझे इतना मजबूत कर गया था उसका जाना कि कहीं ना कहीं एक चीजन हो गई थी मन में कि कितना बुरा किया मैंने। उसके माँ बाप ने मुंह फेरा तो हमने मुंह बनाया कि कैसे माँ बाप है, और मैंने मुंह फेरा इस पर भरोसा किया तो मुझसे बुरा थी। वो एक मन में ऐसी भावना थी, उसने डरने ही नहीं दिया। और फिर होता रहा, बहुत मेरे साथ बदतमीजियां होती रही, गालियां होती रही, कहते रहे कि तुम्हारी बेटियां यहीं बैठ जाए, हम तो कहें तेरे घर के सब यहीं बैठ जाए, या हमारी तरह से लटक जाए इस पे, इस तरह की सब गालियां करते रहे। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे उसको ढूंढना है। आप यकीन मानिए कि 96 आ गया, ऐसे 2 साल हो गए, उसको तो मैं नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मुझे हजारों लड़कियां दिखी कि मैं क्या कर रही हूँ। एक लड़की को ढूंढ के निकाल के एक महिला को क्या कर लूंगी, और यहाँ तो हजारों फंसी पड़ी है। अब तुम देख चुकी हो इन 2 सालों में, वो भी मुझसे थोड़ा सा परिचित हो गई थी, अपने बच्चों को मेरे साथ बिठाने लगी थी पढ़ने के लिए। कोई बच्चा नहीं पढ़ता था वहां, उससे पहले लड़कियां तो उसी धंधे में आती थी, और लड़के चाय लाने में, कस्टमर पटा के लाने में, बुला के लाने में इसी में रहते थे। तो वो ऐसा 96 में हमारे एक रिलेशन में थे, ससुर लगते थे, मम्मी ससुर। उन्होंने मुझे कहा बेटा ऐसा कब तक करेगी तू, तुझे अगर वहीं कुछ करना है तो पहले तुम एक एनजीओ बनाओ। मैं नहीं जानती थी एनजीओ क्या होता था, अच्छा नहीं मालूम, और उस समय इतने ज्यादा ये प्रचारित भी चीज नहीं थी जी। क्या होता था कि केवल इतना पता था कि ट्रस्ट होते हैं जो स्कूल चलाते हैं, जो हॉस्पिटल चलाते हैं, धर्मशालाएं चलाते हैं, बस इतना भर लोगों में एक जागरूकता थी। बाकी ऐसे नहीं पता था, या समाज सेवक सुनते थे, लेकिन एनजीओ जैसी कोई चीज सुनने में बहुत कम आती थी। तो उन्होंने कहा कि एनजीओ रजिस्टर करो। मैंने कहा मुझे तो मामा जी आती नहीं, आप करा दो। उन्होंने मुझे करा के दी, और 96 में 97 में मेरे पास वो रजिस्टर होके आई। काफी टाइम लग गया, मैंने भी ध्यान नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, पढ़ेगी। फिर 97 में मेरे पास आई, और 97 में मतलब 96 के लास्ट में पहली लड़की निकाली हमने वहां से, पहला रेस्क्यू किया। और
बहुत कठिन था वो, बहुत मीडिया, देखिए तब केवल प्रिंट मीडिया था। और उस समय एक उषा के फोन चले थे नए नए, वो उषा में कुछ विभेद थे तो वो फ्री चल रहे थे। अच्छा। एक दूसरे से इतनी दूरी बात करनी तो हम फ्री बात कर रहे थे, ऐसा कुछ सब चल रहा था। तो उसके बाद ये आपके आइडिया स्कूटेल के नाम से आए। तो तब ये कोई सिस्टम ऐसा था नहीं, तो अब ऐसे में कन्विंस करना अपने प्रशासन को और लड़की को निकालने के लिए कन्विंस करना, और जबकि वो काफी उम्र दराज हो चुकी थी, उसकी बेटी थी 5-6 साल की। शर्त उसकी ये थी कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है, अजमेर में। मतलब बेटी यहाँ पे कैसे वहाँ पर? नहीं, बेटी तो रखते नहीं, देखिए बच्चा कोई भी हो। अच्छा। बच्चा नहीं रहेगा वहाँ, बच्चा रहेगा तो माँ कैसे टिकेगी, लेके भाग जाएगी किसी दिन, मौका लगा तो भाग जाएगी। बच्चा दूर रहेगा तो माँ है अल्टीमेटली, कोई भी हो, मैं आप या वो सेक्सुअल बिल्कुल कह रहे हैं। तो उसने कहा मेरी बेटी जयपुर में है और पहले उसको मंगाओगे तब मैं निकलूंगा, निकलना तो मुझे है। और तो हमने बहुत प्रशासन को सहयोग करा, सहयोग मांगा, बहुत मिल गया वो, ठीक है। तय ये हुआ कि रात को वो, चूंकि इतना समय हो गया था उसको वहां पे कि उसको रोक नहीं थी रात को कस्टमर के साथ जाने में बुकिंग पे, तो 1000 रुपए भरोसा था, और वो बेटी कब्जे में थी। तो 1000 रुपए में हमने अपने एक साथी को, अपने वॉलंटियर को भेजा, 1000 रुपए देकर स्कूल वाली रात के। वो पहली उसकी शर्त थी कि सुबह 6 बजे अगर मेरी बेटी नहीं आती तो वापस चली जाऊंगी। अच्छा। नहीं, मेरी बेटी को मार देंगे, वो वहीं जान ली। वो पूरी रात ऐसी थी कि जहाँ हम सबके बीच इतनी खामोशी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था, क्योंकि लोकल प्रशासन ने किसी बंदे को भेजा हुआ था बाई रोड कि वो लेके आए, और तय था कि 6 बजे तक लेके आए। कम्युनिकेशन कुछ नहीं था रास्ते में, कैसे वहां तो हो गया, वहां के तो लोकल डीएम को, यहाँ के डीएम ने कह दिया कोई इस तरह से पता करिए, बहुत जल्दी लड़की को कब्जे में दिलाइए और सारी चीजें करिए, और सूचना नहीं आनी चाहिए मेरे तक। 6 बजते बजते बेटी नहीं आई, उसकी बच्ची नहीं आई, तो उसने बवाल काट दिया, वो वापस जाना। इस बीच वहां से आती है खबर कि कोई महिलाएं सारी इकट्ठा होकर थाने पे हैं, और बहुत उन्होंने वो कर रखा है कि मेरी एक लड़की को फलाना आदमी लेके चला गया, जो वहां पे नाम लिखाया था, और अपहरण करके ले गया मुकदमरी को। तो सब बवाल हो रहा था, घबराहट भी हो रही थी, और वो रुक नहीं गई थी कि मैं जाऊंगी, मेरी बेटी खतरे में। फिर इंसान बताया कि तुम्हारी बेटी खतरे में नहीं है, वो तो हम ले चुके हैं, बस आने में थोड़ा टाइम लगा। इसी बीच क्या पता लगा, आ गया वो जो बंदा गए थे 2-3 लेके आए। तो मुझे पहली बार ये लगा कि मेरा जो उसके प्रति मैंने अपराध किया था उससे थोड़ी सी मुक्ति मुझे मिली, थोड़ी सी मेरे दिल को सुकून मिला कि मैं किसी को तो निकाल पाई उसको। और फिर मैंने और तेजी से मुझे लगा कि अब मैं हर लड़की में उसको देखूंगी, कहीं तो मिलेगी। जब मैम वो माँ बेटे मिले तो कैसा वो सीन था? मतलब देखिए, ऐसे तो मेरे पास हजारों सीन हैं कि जब मैं वो बच्चा खुला छोड़ती हूँ और वो माँ के गले लगता है, मैं आपको ऐसी फोटोज भी दिखाऊंगा कि वो इतना कठिन होता है वो वक्त कि मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्यों रो रही हूँ। अच्छा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो माँ बेटी मिली है, रो रही है एक दूसरे से। हाँ। और वो बच्ची अपनी माँ को लगातार किस कर रही थी, और वो भी कस के नीचे में थी। मुझे भेजना नहीं, वहाँ नहीं पढ़ना, मुझे वहाँ पढ़ाती नहीं है, मारती है बस, मुझे नहीं जाना। वो किसी सरकारी स्कूल में उसको डाल रखा था ऐसे, मैं तेरे पास आऊंगी, नहीं देखी, मैं नहीं देखूंगी। तो वो तो इतना मार्मिक होता है मेरे लिए, मैं कल्पना नहीं कर पाती कि क्या मेरे साथ मेरे बच्चा अगर मुझसे छीन जाए तो क्या मैं जी पाऊंगी। ये माँ जी रही है, सिर्फ उस बच्चे के लिए जी रही है, जो छीन गया उसके लिए जी रही है कि वो मिलेगा मुझे। उसके लिए 200 रुपए कमाती है कि मैं जिस दिन जाऊं उस दिन 200 रुपए देके मुझे मिलने दिया जाएगा। तो वो ये एक ऐसा काला सच है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। 200 रुपए देके अपने बच्चे से मिलना नहीं मिल सकते, आप नहीं मिल सकते। अगर आपके पास 200 रुपए नहीं है तो आप बच्चे से नहीं मिल सकते। क्यों मैम? अपने बच्चे से मिलने का नहीं है वो आपका बच्चा, उनकी ढाल है वो, और आपका वो टीज करने का हथियार है, उसी के जरिए तो आपको यहाँ रुक करके। माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं है जी, वो तो सब कुछ करेगी बच्चे के लिए। उसकी मतलब बच्चा जब जो इस देह व्यापार में होती है, हाँ। उनका जब बच्चा हो जाता है तो उसे ले लिया जाता है, हाँ। और उसे कहीं दूर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ वो खुद से जा ही नहीं सकते। ओके। तय होता है कई दिन पहले कि भी कब आएगा। ओके। और फिर उसको मिलने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं? पैसे दिए जाते हैं, 200 रुपए देंगे बच्चे को मिलना है।
ये 200 तो ये तो काफी- और उसके लिए भी 100 सवाल है, ये 200 रुपए आए कहाँ से, तो यार बस कैसे है 200 रुपए। मैम ये जो देह व्यापार औरतें करती हैं, ये जो इनका पैसा होता है, क्या ये इनका नहीं होता? शब्द वापस, हाँ। वो करती नहीं है, करवाया जाता है। हाँ, करती नहीं है, वो करवाया जाता है उनसे, और उनका क्यों होगा पैसा? देखिए ये इतना बड़ा, जिसमें हम कहते हैं सेक्स वर्कर, वर्कर है वो, हाँ। हर वर्कर को अपनी काम की कीमत मिलती है, चाहे वो मजदूर हो, झाड़ू पोछे वाला हो, मेड हो, कोई भी हो। और ये एक ऐसा मजदूर तबका है जिसे सरकार मजदूर मानती, जिसे कानून मजदूर मानता है। साफ लिखा है उसमें यौन कर्मी कानून में, ITT एक्ट में, और उसके बावजूद भी वो कार्मिक नहीं, उनका पैसा उनका नहीं। उनका पैसा कौन लेता है? मालकिन। उनको रोटी मिल रही है, उनको रहने की जगह मिल रही है, उनका बच्चा वहां पल रहा है, बस क्यों चाहिए आपको? वहीं आपका मेकअप वाला आएगा, वही सड़ा हुआ मेकअप, एक सिंदूर की डिब्बी और एक कुछ मिक्स करने की कोई चीज, वो बन गई लिपस्टिक, उसको लगा के लगाओ 1 रुपए की, वो कुछ यहाँ पे लगाने वाला वो एक गंदा सा पन्नी जैसी कोई चीज, जिसको बहुत सारा ऐसे करके, और फिर वो चूरा हो जाता है, उसको यहाँ लगा लो, उसी क्रीम को यहाँ लगा के, और पाउडर बहुत सारा थोप लो, ये उनका मेकअप है। और साड़ी वाले, उनकी ड्रेसेस, और साड़ी तो कौन पहनता है, वो गंदी, जितनी गंदी से गंदी ड्रेसेस हो सकती हैं, उनको बेचने वाले भी नहीं आते हैं, उनके हेल्थ चेकअप के लिए जो छाप डॉक्टर भी नहीं आते हैं, उनको कहीं कुछ भी करने की एक ऐसा दुनिया है वो, जहाँ उजाला ही कभी नहीं आता, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से कोई उजाला नहीं है, वो जी रही है उसको लेके, और कब तक जिएंगी पता नहीं। और जो उसमें सबकी भागीदारी है, पुलिस है, एक वो है जो ब्रॉथल ऑनर है, जिसकी बिल्डिंग है अपनी मिल्कियत है, एक वो है जो ब्रॉथल कीपर है, जो जिसने ले लिया, मैं आपसे किराए पे ले लूं ये कमरा, अब मैं इसमें कुछ कर रही हूँ। और फिर वो आती हैं कि जो वहां उनकी जर खरीद गुलाम है, कितने बंधुआ मजदूरी खत्म करो, और बंधुआ मजदूर है, सरेआम है, दिख रहा है कि ये बंधुआ मजदूर है, जिनको तैयार होना है, जिनको मतलब बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको उस खिड़की, देखिए ये आपकी खिड़की है, यहाँ से आप अपना चेहरा बाहर देख सकते हैं, हाँ, है ना, इससे नीचे नहीं होगी है, वो अच्छी भी नहीं लगती है। हाँ। या तो फिर पूरा का पूरा दरवाजे में बनाया वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन खिड़की जब बनती है वो केवल इसलिए होती है कि हम बाहर देख सकें क्या है, लेकिन वो खिड़की इतनी बनती है, इतनी, हाँ, क्योंकि ये नहीं देखता कोई, ये देखता है, नीचे से देखेगा तो उसमें उसको छुपना है, उसमें कोई ये सरिया या कुछ कोई व्यवस्था नहीं होती, वो खुले होते हैं, उसमें सब झांक सकती है, जितना लटक सकती है, जितना वो अपने सीने को उभाड़ के दिखा सकती है, क्योंकि इसके जरिए वो आएंगे। मतलब वहाँ पे चेहरे खूबसूरती की कोई मायना नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बरसों बरस एक लड़की रहती है, और जब मैं उसे निकालती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ, बेटा अब तो तुम आजाद हो, अब तो ये चेहरा उगाड़ लो, कब तक इसको ढके रखोगे? तो शौकीन था कि वो आधा जला हुआ था, ओ सोचिए, तेजाब फेंक के उसके प्रेमी ने उसको फेंक दिया था, प्रेमी ने, हाँ, जो वहां बेच के दिया था। तो मतलब मैं हूँ, जिंदा हूँ, रहूंगी भी जब तक हूँ, जब तक ऊपर वाली की, लेकिन शायद हर दिन मरी हूँ वहां पे, हर दिन औरत होने पे, कभी कुछ ना करने के दर्द, बहुत सारी चीजें। आप प्लीज मैम रोइए मत प्लीज। हमें सबको, मैं सबको कहती हूँ, सभी औरतों को कहती हूँ कि उन्हें खराब औरतें मत कीजिए, दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप कर सकती खराब वो औरतें हैं, वो लड़कियां हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए, जिनको बढ़िया मोबाइल चाहिए, बढ़िया ड्रेसेस चाहिए, और उनको वेश्यावृत्ति करनी है, उनको एक रात के लिए 10,000 रुपए लेने, 20,000 लेने, किसी के साथ होटल्स में जाना, उनको रेड लाइट पे खड़े होना है, उन्हें पोल्स पे खड़े होना है, वहां कोई आएगा गाड़ी वाला, उससे तय करेंगे और चली जाएगी, वो है वो। सच में जो होने पे है वो जबरन नहीं मिले, वो सब जबरन है, और उनकी दिन भर की आमदनी 1,000-1,500 हो जाती है, लेकिन वो उनका उसमें कुछ नहीं है। 200 रुपए पुलिस वाले को जाने हैं, 10 रुपए नीचे जो खड़ा दुकानदार कर रहा है उसको 10 रुपए जाने हैं, जिसकी दुकान पे खड़े होकर सेटिंग हो रही है, 200 रुपए मालकिन के, 200 रुपए ब्रोथल कीपर के हैं, फिर जो डॉक्टर आता है उसका बंधा हुआ है, हर लड़की से इतना पैसा 10 रुपए 20 रुपए जाएगा, वो बीमार हो या ना हो, कंडोम्स बांटने के लिए उसका भी पैसा लेते हैं, जबकि हम उन्हें अक्सर फ्री प्रोवाइड कराते हैं, पर फिर भी जब कम पड़ता है तो वो भी देते हैं।
उनके पास उसमें से कुछ नहीं होता। ऐसे दाल चावल रोटी वो सब बाहर से आती है। अच्छा, बनाते भी नहीं, टाइम नहीं है। अच्छा, अपना टाइम नहीं, वो खाना बनाने कौन बनाएगा। कभी कोई कोई बहादुर रखती हैं जो मालकिन है, वो सबके यहाँ नेपाली एक होता है, वो उनके लिए खाना बनाता है जो उनको बनाना है, चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो वो उनको बनाना है। और बाकी ये लड़कियां मतलब मशीनों की तरह काम करती है। दिन भर में 15 से 20 कस्टमर 15 से 20 कस्टमर इमेजिन कर सकते हैं कि हम ना करने की स्थिति में है, एक अकेले अपने पति ना करते हैं। हाँ। नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हाँ। लेकिन वहां आज इस घंटे नहीं, किसी भी घंटे नहीं, कोई आप मना नहीं कर सकते। मैम, ये 15 से 20 से ज्यादा भी हो जाता है या एक लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है भाई। देखिए दुकानदार है, उसकी दुकान में जितने कस्टमर आएंगे वो उतने क्यों मना करेगा कि बस अब लिमिट हो गई, अब नहीं देंगे सामान, नहीं करेगा ना। मार्जिन क्यों करेगी, उनकी तो दुकान है, वो क्यों करेंगे। 20 है, 25 है, 30 है, कितने भी हैं, जितनी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, हाँ। उसका फिगर अच्छा है, उतना ही ज्यादा उसके पास। और इमेजिन नहीं कर सकती आप कितने गंदे, कितने सड़े हुए लोग वहां आते हैं, जिनके शायद महीनों से नहाए नहीं, जिनके कपड़े नहीं, जो अभी बिल्डिंग में जिनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते। हाँ। अभी वो कहीं व्हाइट वॉश करके आए हैं, हाँ। या वो रिक्शा चला के आए हैं, हाँ। या मजदूरी करके आए हैं, लोहा कूट के आए हैं, और नहाए भी नहीं है, घर भी नहीं है, दिन भर में 500 रुपए मुश्किल से कमाए, यहाँ पे वो 200-300 रुपए खर्च कर जाते। बच्चे रोए तो रोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा पूरा समाज विकसित है वर्षों बरस से। मैं अगर अपने जीवन की 31 साल यहाँ देख रही हूँ, देख तो मैं 50 साल रही हूँ अपने, क्योंकि 10-11 साल की उम्र से मुझे समझ आने लगा था कि मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं। तो 50 साल से एक व्यवस्था को देख रही हूँ, और इतना बड़ा चेंज देख रही हूँ कि उस वक्त वहां नाचना गाना था, और जो मेरे परिवार को पसंद नहीं था, और वो धीरे धीरे कैसे सेक्स रैकेट में बदला, कैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व का 3रा सबसे ज्यादा धन देने वाला पैसा, इसमें कुछ नहीं लगता, केवल एक बच्ची की जिंदगी दाव पे लगती है और आपका पैसा बन जाता है। यहाँ से लेके नेपाल, दुबई, अफगानिस्तान, हर जगह से लड़कियां आती हैं, हर जगह हमारी लड़कियां जाती हैं। हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि जब दूसरे देश की लड़की हमारे यहाँ आ गई, बांग्लादेश तक की मैंने लड़की निकाली, अफगानिस्तान तक की मैंने लड़की निकाली, तो उस देश में हमारी लड़कियां नहीं होंगी। नेपाल से भरा पड़ा है अगर बाजार, तो क्या वहां हमारी लड़कियां नहीं है? क्या वो पॉश एरियाज हैं कि उनमें रेड लाइट एरियाज ही नहीं छिपे होंगे, हमारे आइडेंटिफाइड है। और 4 जगह तो कम से कम है ही, दिल्ली, मुंबई, ये कलकत्ता। मैम, जो लड़कियां जबरन लाई जाती हैं, और जो लड़कियां नहीं, हाँ, हर लड़की जबरन लाई जाती है, कोई वहां मर्जी से नहीं, कोर्ट होकर। हाँ, हर लड़की जबरन है। एक टाइम ये था कि जब वहाँ नट कंजर बेड़ियों का जो मातृ सत्तात्मक परिवार थे राजस्थान के, जिनका पेशा ये है, आदमी कुछ नहीं करते, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, लट्टे करते हैं। मैम, आप उन लड़कियों को कैसे देखती हैं जो खुद से देह व्यापार में जाती हैं, रेड लाइट पे खड़ी होती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, एक नाइट के 10-10, 20-20 हजार रुपए चार्ज करती हैं, उन्हें आईफोन से नीचे बात नहीं करनी, लग्जरी गाड़ी से नीचे बात नहीं करनी, शनैल का परफ्यूम लगाना है। आपको टोक के एक बात कह रही हूँ बीच में, हाँ, कि पहला तो ये है कि वो रेड लाइट एरिया पे खड़ी होती है। हाँ। ये उनको किसने बताया कि आपको इस एरिया पे खड़े होंगे, आप इस जगह पे खड़े होंगे तो आपको कस्टमर मिलेगा, सोच के देखिए। हाँ। और ये भी रेड लाइट एरियाज हैं, इसका अंतर समझ लीजिए। पुरानी बात है, ये रेड लाइट इसलिए था, मुझे याद है कि यहाँ तो पोल होते थे, और शाम को एक आदमी आके जलाता था, अच्छा, लगा के लाइट, इधर भी जहाँ शुरू हो रहा है वहां, जहाँ से खत्म हो रहा है, और उसमें लाल बत्ती होती थी, उधर भी लाल बत्ती, इधर भी। इसका मतलब अब ये प्रोहिबिटेड है, आप इसके अंदर शरीफ लोग नहीं जाएंगे, केवल वो लोग जाएंगे जिनको ऊपर जाना है। अपना बाजार है जो नीचे है, हाँ। कोई सामान नहीं आपको खरीदना, ये 8 बजे के बाद की व्यवस्था थी कि 8 बजे के बाद बाजार बंद और इनका बाजार खुला, तो रेड लाइट हो गई, दोनों तरफ रेड लाइट हो गई। हम ना उधर से कोई एंटर करेगा ना इधर से एंटर करेगा। और सैनिकों के लिए प्रवेश वर्जित था, उसके भी बोर्ड लगे हुए थे। अच्छा, हाँ, तो वर्जित था, वो भी नहीं आ सकते थे। धीरे धीरे वो सब हटा, आज ना वहां रेड लाइट है, ना वहां सैनिकों के लिए प्रवेश वर्जित है, और देखिए फिर भी रेड लाइट पे महिलाएं, लड़कियां खड़ी हो रही है। इसका मतलब कोई है, हाँ, जो उन्हें बता रहा है कि आप रेड लाइट पे खड़े होंगे
और एक पैर खंबे के ऊपर करेंगे और एक नीचे खड़ा रखेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि कॉल गर्ल। और नाम बदल दिया आपने, सेक्स वर्कर आप नहीं कह रहे, कॉल गर्ल, आप कॉल पे बुलाई जाती हैं, वो लड़कियां हैं, हो जाएंगी आप। तो उनको पता है कि जहां रेड लाइट है वहां पे जो साइड में जो फुटपाथ हैं जिन पे चल रहे हैं, उस फुटपाथ पे आप खड़े हो जाइए, किसी पोल को पकड़ लीजिए, आप एक पैर ऊपर करिए और खड़े हो जाइए। आप बहुत करें तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, खंबे को ऐसे करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी रुकेगी, जिसको जरूरत है तो ये कॉल पे है लड़की इस समय, ओके, तो वो बात कर लेगा, कहेगा वो कि आओ, तो बता देगी कि कितना लगना है, 10 लगना है, वो कहेगा 5, होगी शायद बात, ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानती। और फिर अगर तय हो गया ठीक है डन, तो अगर आप अपनी जगह दे रहे हैं तो 10 में से कट जाएगा। अच्छा, हाँ, और अगर लड़की अपनी जगह दे रही है तो आपको फिर उसका पे करना पड़ेगा। ओके, सेम व्यवस्था है। तो वो कौन लोग हैं, क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हम कि जो रेड लाइट एरियाज पे उन लड़कियों को जाने के लिए बताते हैं कि आप खड़े हो जाइए आपको, और कैसे उन स्कूल की कॉलेज की लड़कियों को पता लगता है कि रेड लाइट मतलब खतरे की घंटी, खड़े हो जाइए आप। बट लेकिन मैम वो अपने मन से ही आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर उनको कैसे पता कि इन जगहों पे खड़ा होंगे। हाँ। मैं अगर कहूँ कि मुझे काम करते बहुत टाइम हो गया, 2005 की बात है। हाँ। एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे हम लोग कुछ IAS अधिकारी थे और कुछ हम 2 NGOs थे, हमको भेजा गया हैदराबाद और सरकारी तरफ से हम गए वहां पे। तो जैसे गुजर रहे थे तो मैंने ऐसे ही हमारे साथ जो IAS थे, मैंने उनको कहा कि सर ये देखना यहाँ हैदराबाद में क्या व्यवस्था है, लड़कियों को जरा लिहाज नहीं आती कि जगह जगह जहाँ भी पोल है और जैसे हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो लड़कियां दिखती हैं तो पैर ऊपर करे या फिर खंबे को ऐसे पकड़े। तो मुझे थोड़ी देर देखते रहे, बोले आप रेड लाइट एरिया में काम करती हैं वेश्यावृत्ति के लिए? मैंने कहा और ये नहीं पता। मैं कहा सर इस तरह तो सोचा ही, मैं सोचती हूँ मेरे घर के कॉकरोच साफ हो जाए, बाद में बाहर देखूंगी, आप बताइए। बोले ये तो उनसे बड़ी कॉल गर्ल है, ये तो कॉल गर्ल है, वो वेश्यावृत्ति में फंसी हुई महिला है। कानून भी डिफाइन करता है कि अवैध दुर्व्यापार में फंसी महिलाएं, फंसी शब्द आता है हमेशा, और ये कॉल पे बुलाने वाली और लड़कियां हैं, ये अपने मन से, हाँ मन से जा रही हैं जिनको, तो वेश्यावृत्ति तो ये है। आप इन दोनों को कैसे, किस नजर से देखती है? एक के लिए आपके मन में दर्द है, दूसरे के लिए आपके मन में क्या है? देखो मैं क्या कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि जो जिस मतलब एक टेंशन में है, आपकी हिरासत में है, हाँ। वो दर्द के काबिल है ही। उनको चाहे वो पुलिस हिरासत में हो आदमी, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, जेल में हो अपनी मर्जी से, और ये खुले आम जो आजादी से कह रही है कि आओ, हाँ। मैं तो भोग्य हूँ, आप मुझे ले जा सकते हैं, हाँ। और वो दिन रात हर कस्टमर से गुहार करती हैं कि हमें बचा लो। कोई कस्टमर ऐसा नहीं होता कि जिससे वो ये नहीं कहती, और हर कस्टमर इतना गंदा आता है तो कहता है पहले काम होने दे उसके बाद बात करता हूँ, और फिर कौन देखता है मुड़ के? सही बात है, फिर कोई मुड़ के नहीं देखता हूँ। तो ये, और वो हर किसी के पैर पकड़ती है, बाहर निकलते हुए के पैर, और वो इतना फुसफुसा के बोलना पड़ता है क्योंकि एक ये आपका कमरा है, इस कमरे में कम से कम 3 केबिन, वो पर्दे के केवल 3 पर्दे बीच डाल दिए, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब अपना अपना। हाँ, तो कैसे इसमें बोलेंगे तो इधर को पता है, इधर बोलेंगे तो इधर पता है, कोई कौन मालकिन की पहरेदारी कर रही है तो ये क्या पता, उसको बता दे कि ये कस्टमर से कह रही थी क्या। तो वो है डिटेंशन में, ये तो आजाद हैं, जिन्हें कॉलेज से निकलना है, कहीं किसी काम पे से निकलना है, और यार सैलरी में काम नहीं चल रहा है, चलो आई लग्जरी ब्रांडेड कपड़े। अरे साधारण कपड़े, मैं साधारण कपड़े पहनती हूँ तो क्या मुझे कोई दुनिया निकाल देगी? मुझे जीने नहीं देंगे। ब्रांडेड के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल कर लो, ब्रांडेड, मुझे बढ़िया फोन आईफोन चाहिए और मुझे बढ़िया जूते चाहिए, मैं अच्छे ब्रांड के बिना उसके पहनूंगी। अच्छा, ओके। और ये छोटी जगहों पे भी पसार है, रहा सहा कसर कोई होटल्स ने पूरी कर दी। अब तो मैं मेरठ में बंद हूँ कोई होटल्स कपल्स के लिए। हाँ, नहीं बंद नहीं है बिल्कुल, मैं लगातार रेड कर रही हूँ। भी मैंने पुलिस को लेके एक रेड की, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए, कौन सा बंद हो गया, जगह जगह। और पूरे नोएडा में आप देखिए दीवारों पे लिखे हैं, हाँ। दीवार पे लिखा नंबर, नीचे कोई हो, बस हाँ। बस चले जाइए। आपके घर में 2 कमरे हैं, अब आपके पास ये 2 कमरे, आप एक को ओयो में तब्दील कर सकते, कोई मनाही नहीं है, फ्रेंचाइजी दे दी ओयो ना, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। तो ये फिर किसकी बात करते हैं? समाज बहुत
ओछी और ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उनको नहीं, मैं जब कोई कहता ना कि वो बहुत खराब होते हैं, हाँ। मेरी अम्मा भी कहती थी बेटा ऊपर नहीं देखते खराब होते रहती हैं, हाँ। मैं एतराज करती हूँ, मुझे बहुत एतराज है कि वो खराब होते हैं। खराब होते वो है जो गोल्स को खड़ी होकर अपने शरीर को बेच रही है, जो उस पर खड़ी होकर अपने आप को और नहीं वो खराब है जो वहां पर जाते हैं। बिल्कुल, वो तो कहती है कि हमारी तो दुकान है, सामान खरीदना मत आइए, कुछ और करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कुछ भी करेंगे। मैम किस तरह के कस्टमर वहां पे आते हैं? ठेले वाले, रिक्शा हाँ। वाले, वेंडर, प्लम्बर और आपके ये मेसन, ये सब कोई वहाँ ऐसा नहीं आता, क्योंकि अब हमारे पास ओटीटी हमें सब कुछ परोस रहा है, हमें क्या जरूरत है वहां जाएंगे, है ना। उससे पहले दूरदर्शन में मनोरंजन सब चीजें परोसनी शुरू कर दी थी। उस दौर में अगर मैं कहूँ तो नाचना गाना हमको वहां मिल रहा था, फिल्में हमको वहां देख रहे, उनका डांस देखना कौन जाता है, उनका गाना सुनना कौन जाता है। और फिर बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटे तबके के लोग जाते हैं। हाँ, बहुत ही 98 की बात है कि वहाँ एक बहुत पुरानी थी है, उन्होंने मुझसे कहा बेटा यहाँ मैं एक बात ये कहती हूँ कि मैं अगर वहाँ आज हजारों लड़कियां अगर मेरे पैर छूती हैं तो मैं भी जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छूती है हमेशा। मैम 2 चीजें मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने काफी कम उम्र में एक मैगजीन पढ़ी थी, उसमें एक कहानी थी कि एक रेस्क्यू करती है महिलाएं, पता नहीं शायद वो आपकी ही कहानी ना हो। महिला ने रेस्क्यू किया किसी का, बट बहुत ही अपनी जान दांव पे लगा के उसको निकाला, बट एक समय आने के बाद वो फिर से उसी धंधे में लिप्त हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मेरा रोटी पानी नहीं चल पा रहा है, मेरा जो लाइफस्टाइल है। या कोई प्रभाव सत्य कथा नहीं, हाँ शायद मैंने उसमें मेरी बहुत कहानी चाहिए। अच्छा, ऐसा बहुत लोग लड़कियों के साथ हुआ है। अच्छा, एक लड़की को इतना 15 साल बाद उसका भाई ढूंढता है, हाँ, और हमसे कहता है कि मेरी बहन ढूंढवा ली। अच्छा, ये उसका नाम है, और किसके यहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे आज 8 दिन हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हर जगह से धक्के मिले। अपनी बहन को 15 साल बाद ढूंढता, 15 साल बाद ढूंढता हुआ किसी ने मुझे बताया यहाँ पे है। मैंने कहा कैसे 15 साल से कहाँ थे तुम, तो वो काफी बड़ी हो गई होगी। बोले वो तो छोटी सी थी तब, तो मुझे नहीं पता उसकी शक्ल भी अब कैसी होगी। वो सपेरा सांप का तमाशा दिखाने आया, और जैसे बच्चे सांप देख रहे हैं फिर दूसरी जगह चला गया तो वहां भी चले गए, जैसे जनरली हो जाता है गाँव देहात में आज। तो चलेगी सांप उसके पीछे पीछे, और वो सपेरा नहीं था एक्चुअली, वो ह्यूमन ट्रैफिकर था, और वो उसने लाके उसको कहीं बेच दिया। हमें कभी नहीं मिली वो सपेरा भी नहीं मिला कभी, और वो भी नहीं मिली। तो ये गांव देहात गलियों में इनके ट्रैफिकर होते हैं, जो कैसे आपको आपके बच्चे को फंसाएं, कैसे आपको बेचें। हजारों हर दिन 2000 बच्चे पूरे देश से गायब होते हैं, कहाँ है? तो वो बच्ची आ गई, खैर हमने कहा तुम क्या कहते थे उसको, नाम बताया हम ये कहते, तो चलो ठीक। हमें कुछ 1-2 दिन लिया, 1-2 दिन बाद हमें पता लगा कि वो फलानी के कोठे गए। तो मैं गई, मैंने कहा तुम बाद में आना बेटा, हो सकता है वो तो तुमको पहचाने क्योंकि तुम बड़े हो। हम जैसे चढ़े तो मुझे देख के कोई वो खुश तो होती नहीं आज भी। क्या हुआ, स्टाइल से उन्होंने कहा, अरे मैंने कहा वो कहाँ है, उसका नाम लगेगा। कहाँ चली गई, मैं ऐसे दूसरी मंजिल पे चढ़ने लगी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो, ये तो खड़ी है। अरे मैंने ध्यान ही नहीं करा ये। फिर मैंने उसे ऐसे करके लगा, मुझे तेरा भाई आया, तो धीरे से सीखना लगा, तो खड़ी गई। इतने में वो आ गया। भाई मैंने कह दिया था कि 2 मिनट बाद ही चल देना, तो वो आ गया। लड़की ने देखा, भाग के उसके गले लगी। भाई तो नहीं पहचान पाया, भाग के उसके गले लगी और बहुत रोई। मैं चलूंगी भैया, चलूंगी। कोई रोकने की बात ही नहीं थी। जब मैं खड़ी निकल गई लड़की, चली गई। और उसके 3 महीने बाद मुझे खबर आई कि वो तो वापस आ गई, क्योंकि वहां तो रोटी खाने को नहीं है। उल्टा इसका पैसा वहां जा रहा है कि रोटी उनको दे। अब ये परिवार पाल रही है अपना, ना कि वो इसे पाल रहे हैं। वो नहीं पाल सके इसे एक को, और वो उनका 6 का परिवार पाल रही है। 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, माँ बाप। तो ये मतलब माँ बाप ने खुद से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेज दिया वापस कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या रोटी रखी है, हमारे लिए ना है, चलिए वापस। तो वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब चूरा मुंह लग जाता है उनके लिए घर बसाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस प्रोफेशन में आप चले जाएंगे, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं जी आप तो कहीं ऐसे ही कहीं IT कंपनी में चले जाओ, तो आप नहीं कर सकते जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत खुद ही आपका दिमाग अगर हो जाता है तो आप नहीं कर सकते जी। मैम ये भी सुना है कि छोटी बच्चियों को उठाया जाता है और फिर उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्या ये सच है? छोटी बच्चियां जब वो उड़ गई वो तो ठीक है, हाँ, 13-14 साल की हो गई, उसके बाद कितना कोई इंतजार करे। एक टाइम तो वो था कि जब नथ उतराई की रस्म होती थी,
ओके। 14 साल तक वो लड़की सेफ है, कोई नहीं छू सकता था उसको। अच्छा। कोई कस्टमर मांग भी नहीं सकता था। नाक में एक रिंग पहना रखी है, हाँ। मतलब इसका सेफ है, वर्जिन है। ओके। जिस दिन नफतराई की रस्म होती थी उस दिन शहर के बड़े लोग 15 साल की। हाँ 15 साल की उम्र में, और बड़ा आयोजन होता था, खाना पीना सब औरतों का, और कुछ कस्टमर्स आते थे जो बोली लगाएं, लेकिन वो कस्टमर्स नहीं रहे, वो पैसा लगाने वाले नहीं रहे। हाँ। तो फिर लड़की कौन पालता है? हाँ। फिर उनको ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है ताकि वो जल्दी से कमाई शुरू करे। और फिर वही बात आ जाती है कि फेस वैल्यू है ही नहीं, जिस्म की वैल्यू है। और जिस्म अगर आपका भरा पूरा नहीं है तो कोई आपके पास नहीं आएगा। अच्छा। अदाएं आपके पास होनी चाहिए, जिस्म होना चाहिए आपके पास, हाँ। तभी कोई आपके पास है। नहीं तो आप बेवजह है इस धंधे, आपके पास कुछ नहीं। कोई कमजोर सी लड़की हो वो उस धंधे के लायक है ही नहीं। बदसूरत हो चलेगा, ओके। लेकिन भरी पूरी ना हो वो नहीं चलेगा। और इसीलिए केवल 25 से 30 तक इनका ये जो सो कॉल्ड कैरियर है ये रहता है, इसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कम होता जाता है। कम नहीं, खत्म। आप क्या समझते हैं? हाँ। आप हद से ज्यादा किसी चीज को इस्तेमाल करें, किसी मशीन को आप लगातार इस्तेमाल करें, कितना दिन चलेगी? रिपेयर भी नहीं हो रही है, उसको कुछ खाना पीना भी नहीं मिल रहा है ना जो उसका है, तो वो कितना दिन चलेगी? खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसकी मांग ही नहीं रह जाती है, शरीर ढीला हो जाता है। हाँ। कई तरह की बीमारियां, मतलब और फिजिकल वो तो अब नहीं होती जो पहले हो जाती थी, सिफिलिस जैसी चीजें, लेकिन और हो जाती है बहुत। खांसी वांसी रहने लगती है, और दूसरे तरह की गुटखा खाती हैं, सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, नहीं पियेंगी तो 15-15 कस्टमर कैसे झेलेंगी। नशा और तरह का भी करती हैं, इंजेक्शन से सुपर नशा भी। तो उसके बाद शरीर पूरा बीमारियों में जकड़ जाता है 25 से 30 के बीच में। उसके बाद या तो ट्रैफिकर बन के रह जाए, या वहीं वो कस्टमर के 5 रुपए की भीख पे रह जाए कि जो कमाया उसमें से 5 रुपए इनको भी मिल जाए, 10 आए तो 50 रुपए हो गए। बस इस तरह से चीजें। मतलब पहले फिर भी कुछ रॉयल था कि न तो थ्राई होती थी, सेफ लड़कियां थी। देखते गया। हाँ। 31 साल में इतना बड़ा बदलाव आया है कि जो बहुत शॉकिंग है। पर इनके बच्चे क्या करते? अभी तो बच्चे सब सही है। ये मुझे सुकून है। अच्छा। ये मुझे सुकून है कि मैं इस बीच ये कर सकी, मैं उस मिशन को लेकर गई नहीं थी, लेकिन मैंने हर दिन कोशिश की, लोगों के आगे हाथ फैलाए, आज भी फैलाती हूँ, कोई मुझे शर्म नहीं आती। अच्छा। मुझे एडमिशन कराने में उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं मेरे पास, इनके भी होते हैं, दूसरे और भी हैं जो सड़क से मेरे उठाए हुए हैं, जिनकी माएँ कह देती है करा दो, कहीं पढ़ लेगा बन जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाने जाते हैं, इंटरव्यू आते हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की बस्तियां हैं तो बच्चे पढ़ाने भी जाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। उनके लिए भी मैं मान लेती हूँ। और इतना हमें अच्छे स्कूल्स में, ये तो मैं कहीं भी करा दूं उससे क्या फायदा, वो फिर वहीं चलेगा। हॉस्टल्स में रहते हैं, उनका सब खर्चा वर्चा सब मैं अपने आप पे और सारी चीजें। तो कुछ नहीं, जैसे अभी इस साल मेरे पास 17 बच्चे, हाँ। जिनमें से मैं 4 के करा पाई, बाकी और लेकिन जैसे मैम मूवीज में दिखाते हैं कि उनकी जो लड़कियां होती हैं वो एक समय बाद उसी धंधे में आ जाती हैं। सबसे पहले यही था। सबसे पहले अगर मैं 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करूँ तो सब उसी धंधे में आ रही थी, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और लड़के वो दलाली करते थे, अब नहीं है। लड़कियां MCA MBA करके BTech करके। तो मैम ये जो मतलब बढ़ रहा है, जैसे कि पहले क्या है कि कोई भी अगर दह व्यापार वाली महिला है तो उनकी लड़कियां आ गई दह व्यापार में, बट अगर उनकी नहीं आ रही तो किसी और की आ रही है, इसका मतलब और की ही आ रही है। ओके। अब हम जैसे नरपिशाच पड़े हुए हैं जगह जगह, जो घात लगाए बैठे हैं छोटी बच्चियों पे, हाँ। छोटी बड़ी लड़कियों पे, प्यार के नाम पे, अपहरण किया, शादी के नाम पे, और लाके यहाँ बेचते हैं। अब वो है ना, अब वो अपनी बच्चियों को तो वो तो कह देती कि आपने कहा कि पढ़ाओ, तुम पढ़ा रहे ना, अब भी शिकायत है आपको, तो कहती है। मैंने कहा आप कहाँ से आ गई ये लड़कियां? आप बोले आप कहीं समाज तो दे जाता है। सही, आज मैं पूछती हूँ खुद को, मुझे उनकी बेटियां नहीं पढ़ानी चाहिए, उनकी बेटे नहीं पढ़ाने चाहिए, लेकिन वो जो मानसिकता बन चुकी है। मतलब हमने एक जगह से गंदगी साफ की हाँ। तो दूसरी जगह से मतलब अपहरण की। इंतजार करता है आदमी, हाँ। इंतजार करता है कि जगह खाली हो तो गंदगी फेंक दो। बिल्कुल। कहीं से मतलब ये कहाँ से लेके आई जाती है लड़कियां? लेकिन नेपाल की सब जाते हैं। अच्छा, नेपाल की लड़कियों की इसका मतलब ज्यादा डिमांड ज्यादा है, क्योंकि वो देर से बूढ़ी लगती है, उनकी स्किन टाइट होती है। अच्छा। इधर देहरादून में जौनसा भाव क्षेत्र है, हाँ। वहां की लड़कियां आती है, लाखा मंडल, वहां की लड़कियां बहुत आती है। बंगाल की है, बंगाल की। हाँ। खूबसूरत होती है। हाँ, सांवली जरूर है लेकिन खूबसूरत होती है। बंगाल की बहुत लड़की है, कभी कभी बंगाली भी, जैसे बांग्लादेशी लड़की भी निकाली हमने, तो अफगानी लड़की भी निकाली,
तो जैसा कहीं इनका दाव लग जाता वहां से फंसा। मतलब जहाँ दाव मिलता है वहीं से। मैम कोई ऐसा केस आपको जो आप एक तो आपने बताया कि आप इससे प्रभावित होकर इस फील्ड में आ गए, बट कोई ऐसा भी केस जो आपको एकदम झकझोर के रख देता हो, ये क्या हो गया, ये भी हो सकता है क्या? जैसे आप मुझे वो भाई वाली आपने मुझे स्टोरी बताई तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि 15 साल इंतजार करने के बाद और फिर उसे उसी दलदल में ढकेल देना। मतलब आपको भी कोई ऐसी स्टोरी मतलब जो आप भूल ही ना पाओ? मुझे लगता है कि लास्ट आपकी ब्रीथ चल रही हो तो भी एक बार आपको याद आए कि ऐसी तो बहुत है। एक लड़की थी जो थी तो वो बिहार की, लेकिन उसकी शादी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है बिहारी लड़कियों को ले आओ, गरीबी है, वेस्ट यूपी में पैसा है, शादी कर, यहाँ शादी करती उसकी। और जिस फैमिली में करी उसमें तो 4 भाई थे, चारों की शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़े के लिए ये आ गई, और बड़े के लिए जब ये आ गई तो ठीक है, चल सब हो गया, 4 भाई रखने लगे उसको। और 4 भाई रखने के बाद में एक दिन पता नहीं उसको कौन मिला, मुझे नहीं मालूम, वो किसी के चक्कर में फंसी। जबरन रखते थे वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, कोई और टोकने वाला थोड़ी था वहाँ, उस घर में कौन जाता? अच्छा, कोई पैसे की तो कमी नहीं, कौन जाता कहने के लिए? 4 भाई। एक दिन वो वहां से निकल के भागी, और उसका कहना ये था जब वो हमको मिली कि वो कोई वकील था जो उसको लेके आया। हालांकि वो वकील था नहीं, बाद में जो भी हुआ वो खुद को बताता था कि मैं वकील। तो भाग आई उसके साथ में, और भाग के उसने उसको यहाँ बेच दिया, और मात्र 25-30 हजार यहाँ बेच के वो चला गया। लेकिन वो तो इससे बुरी स्थिति में थी वहां से आने के बाद में। जब वो हमें मिली तो उसको शायद अंदाजा भी नहीं था कि तू क्या करने जा रही है। किसी ने उसको ये बता दिया कि ये जो आई है ये यहाँ से लड़कियां निकालती, इनसे कम बात करना। हाँ, उसको ऐसे समझाया गया, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। पहले दिन तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर मैं 8-10 दिन बाद उस जगह पे गई तो वो भाग के आई और आके मेरे पैरों में गिर गई, मुझे निकाल दो, मैं घर में बर्तन मांजूंगी, पर यहाँ से निकाल दो, यहाँ से, या मुझे उसी घर में छोड़ जाओ। किस घर में छोड़ के? बोली जिस घर से मुझे वो वकील ले आया। मैं तो वो कहाँ पे घर? उसने गांव का नाम बताया, और गांव का नाम ऐसे बताया कि वो मेरे घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा। मैंने कहा बेटा पक्का कह रही हो? बोले हाँ जी पक्का कह रही हूँ। और मैं अपने जीवन की उस घटना को कभी नहीं भूलती। मैंने उसे निकाला लड़की को, पहले तो उन लोगों को मैंने फोन किया, उसने नंबर दी मुझे, ये मेरे पति का नंबर है, और मुझे 4 भाई रखते थे, बस इतना कर देना कि 4 ना रखें, मैं सबका रोटी बनाऊंगी, सब काम करूंगी, बस मुझे मारे पीटे ना। मतलब इतना मुझे उसकी मासूमियत पे तरस भी आया कि वो उसके पास और कोई घर नहीं था, मायके वो जा नहीं सकती थी, मना कर दिया था हमारा, गई, पैसा लिया उन्होंने, घर वालों ने पैसा। हाँ, वो आ गए लेने, हम अपने यहाँ ले आए थे उसको ऑफिस में, तो वो लोग आए लेने, कुछ परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा तो जानते हैं आप ये सब करती हो, सब जानते हैं, ठीक है, कोई दुख ना देंगे जी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। पता नहीं मैंने वो क्यों भरोसा करा, मैं आज तक नहीं जानती। और चौथे या 5वें दिन मुझे किसी का फोन आया, ना पुलिस वाले का किसी का फोन आया कि मैडम आपको आना पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा क्यों इतनी दूर? तो उन्होंने कहा कि ये हमें एक डेड बॉडी मिली है नहर, हमारा तो नदियों का पूरा इलाका है, कि अभी गंगा के किनारे एक बॉडी मिली है और उसकी मुट्ठी बिछी हुई है, और मुट्ठी जब हमने खोली तो उसमें आपका नंबर है, कागज में नहीं है, फिर उसकी हथेली पे लिख दिया आपने लिखा। और वो ऐसा कैसे, उसने तो क्या नहीं किया भगवान जाने, वो यूं कहीं नहीं लिखा था, नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया था, ये मेरा नाम, कुछ भी दिक्कत मुझे कोई नहीं फोन कर, नहीं तो मुझे फोन कर ही नहीं पाई। वो भाग चुके थे 4 भाई, अरे पकड़े गए बाद में, सब सजा हुई, सब चीजें हुई, उन्होंने 4 ने उसी रात मार दिया था उसको। क्यों मारा? मामले वहां से आई, वहां चली गई, यहाँ से भाग के, पहले तो यही बदनामी है हमारी, यहाँ से भाग गई, हमारी तो बदनामी होगी, इनकी बहू भाग गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये मिली भी तो कहाँ? कोठे पे, है ना, और किसी आदमी के साथ भागी, तो ये उनकी मर्दानगी पे सवाल था, इसलिए मार दिया और उसको गंगा में बहा दिया। लेकिन गंगा कहते हैं, हमारे कहावत है कि वो लौटाती जरूर आपको, आपका अपराध जरूर लौटाती है। और ये हुआ कि वहां से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर जाके साड़ी फंस गई डेड बॉडी। अच्छा। और
क्यों उसने मुट्ठी खोलती तो शायद वो मिट भी जाता। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे उसकी मुट्ठी बिछी हुई थी और उसमें मेरे नंबर नाम था। सब कुछ किया मैंने, अंतिम संस्कार भी अपनी जो साथी थे हमारे उनसे कराया। हाँ। किनारे अपनी स्फूर्ति मिली उसकी डेड बॉडी। हाँ। लेकिन आपने सोचा कि इससे बढ़िया तो ये कहीं पे वहीं थी, या फिर मैं अपने पास भी रख सकती थी, या फिर मैं नारी निकेतन भी दे सकती थी, लेकिन मैंने इन लोगों पर भरोसा किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इतना पास का गांव है, अब मेरे जानने के बाद में इतनी बड़ी हरकत कर नहीं पाएंगे कोई। मौत जैसी चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इसके बाद ये इसे तंग भी कर पाएंगे कभी। आपने इतना टाइट किया? हाँ, और नहीं, थोड़ा मेरा है भी ऐसा कि नहीं भाई वो कोई ऐसा हो जाएगा तो कुछ भी करेंगे तो, लेकिन कभी नहीं भूलती मैं कि कैसे उसकी ये ना जीभ जो है इन दांतों में दबी हुई थी ऐसे। पता नहीं गला घोट के मारा कि क्या किया, लेकिन मार तो दी। उम्र कैद हुई है उनको, उन्होंने पूरी पैरवी की चीज में, मगर वो तो नहीं है, गला घोट गया। सही बात है। मैम, पुलिस का कितना सहयोग मिलता है? एक रत्ती भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है पुलिस का? ना। मतलब कि किसी की भी बेटी अगर खो जाए तो लोग क्या पुलिस कंप्लेंट पहले करते हैं? तो पुलिस कितना? तो तभी तो वो कहते हैं कि भागी होगी किसी के साथ, हाँ, है ना? 24 घंटे बाद आना। 24 घंटे बाद आना, हाँ, तब तक वो दूर निकल जाए, हाँ, ताकि अब ढूंढ भी ना सके। हाँ, फिर इसका अर्थ तो समझिए, क्यों 24 घंटे? हाँ। क्यों दिए थी कानून व्यवस्था 24 घंटे? तुरंत क्यों नहीं सर्विलांस हो सकती? क्यों नहीं होती तुरंत एडवोकेसी क्यों नहीं हो सकती हर चीज की? ये सच है कि पुलिस वाले भी हफ्ता लेते हैं? बताया ना मैंने, 200 रुपए पर हेड जाता है। मैं कोई चोरी थोड़ी करती हूँ, हाँ, खुद करती हूँ, 200 रुपए पर हेड जाता है। मतलब कानून पर इस मामले में भरोसा रखना? ना ना ना, सवाल ही नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। किसी की लड़की भाग जाती है, वो कितने बुरे आदमी के साथ भागी, लड़के के साथ भागी, तो कहेंगे अपनी मर्जी से की ना, आप लोग क्यों ये सब कर रहे हो? हाँ, है ना? हिंदू मुस्लिम पे बहुत इस टाइप। हाँ, हाँ, अगर इतना इस मुद्दे पे हो तो शायद ये हद तक खत्म हो जाए। मैम, मैंने एक ना आपकी कहीं पे पढ़ा है कि एक आपने कुछ एक एड्स वाली कुछ आपने सुनाई थी कि वो प्यार में थी और जब उसका प्यार परवान चढ़ा, तो आप थोड़ा सा इसे बताएंगे? बहुत सुंदर लड़की थी, पहाड़ की। अच्छा। और शुरू में तो बहुत खिंची खिंची सी रहती थी। हाँ। पता नहीं क्या एक ऐसा था कि मैं हर दिन उसको फिर छेड़ती, मैं कभी यहाँ से छेड़ती, मैं कब तक। हाँ, बहुत सुंदर सी थी। हाँ। और वो रेड लिपस्टिक लगाती तो और भी अच्छी लगती थी। तो मैं हमेशा कहती कब तक नहीं बोलेगी मुझसे, नाराज से मैंने कुछ किया। फिर एक दिन मेरे घर में कोई फंक्शन था, मायके में, मैं मायके आई थी, तो जैसे आई तो क्यों मेरा मन हुआ कि चलो इधर से निकल के जाना, मैं उसको मिलके जाती हूँ। मैंने थोड़ा रेड कलर की साड़ी पहनी, तब मेरे साथ थे, वो पहनी हुई थी मैं, वो गर्मी थी, ये दिन थे। तो उसने मुझे देखा, इतनी गर्मी में ऐसे कहा, तो मैं मुझसे मिलने आई मैं, तो मेरे पास आके बैठ गई, लाओ मैं तुम्हारे पैरों में तेल लगा दूं। अच्छा। गर्म हो रहा है। मैं कहा बेटा हमारी तो बेटियां नहीं लगाती हाथ। तो उसने यहाँ रख लिया मेरे सिर, मुझे लग रहा था कि रो रही है काफी। मैं रोने दिया, मैं सहलाती गई। फिर मैंने कहा क्यों रोई? फिर आपने बेटी कहा, उनका से बेटी है तुम्हें, तो ठीक है। बात होने लगी हमारी। एक दिन उसने फोन कराया, मैं आ जाओ मुझे मिलना है। मैं कहा बेटा आज ही? हाँ जी। तो बहुत जरूरी बात बतानी है, मैं फोन पे बता दे। पर ना बहुत चाह करेगी। मैंने कैसे चलाती हूँ, मैं गई ऊपर, तो भाग के मेरे पैर, तो उसकी बहुत देर तक लगी रही। फिर बोली कि वो जो मुझसे प्यार करता है ना, आज उसने मुझे कहा कि शादी करेगा मुझसे। अच्छा। तो ऐसा होता है मैम? नहीं, हुआ है कुछ केसेस में हुआ, कुछ शादियां कराई हमने। तो मैंने कहा बेटा तुझसे शादी करेगा कौन? उसने जो नाम लिया, मैं तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बताऊँ, इसे बेटी कह रही हूँ, क्या बात बताऊँ। और बस वो इतनी बड़ी भूल की, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है वो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा मेरे साथ, उसे नीचे ले आई, और नीचे लाके, और संयोग था कि मालकिन भी नहीं थी, वरना मैं शायद ना भी ला पाती। और मैं उसे नीचे लाके चौराहे पर खड़े हुए थे, सामने से उसकी गुजरी आई, लड़की की, बस नहीं करता उसने, वही दुकान काटी थी। तो उसने देखा,
और जब देखती रही थोड़ी देर, फिर मेरे से हाथ छुड़ाया और वापस चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं मुड़ के देखूं उसे, मैं भी चली आई वापस। फिर मेरे कई महीने मेरी मैं किसी नंबर पे तो होता नहीं उनके पास की बात करूं, मैं उस जगह पे गई भी नहीं, मैं उस कमरे पे नहीं गई। फिर एक दिन मुझे उसकी मालकिन का फोन आया, दिया हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तू तो ऐसी मुझसे नाराज रहती है। बोल ना आ जाओ, किसी नर्सिंग होम का नाम लिया कि हाँ आ जाओ। अच्छा। हाँ, जरूरत होगी इसको, बिल विल कम कराना होगा, कुछ होगा, या किसी लड़की को ऐसे कुछ होगा। मैं गई तो सामने वो लेटी हुई थी और ऐसे थी, इतनी सुंदर लड़की और एकदम हड्डी का ढांचा और बर्फ सा उसका चेहरा, ठंडा, बिल्कुल अजीब सी हो रही थी। मतलब कैसे बताऊं कि जैसे जिंदा है, सांस है कहीं है नहीं। और उसके बाद मैं उसका हाथ ऐसे अपने हाथ में लिया तो मैं कहा नहीं मेरा हाथ नहीं पड़ना, मुझे ऐसे आपको, मैं बेटा नहीं, छूने से नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं तुझे एम्स में दिखाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने इसको यहाँ से डिस्चार्ज करा बहुत जल्दी, क्योंकि उसको भी वही रोग दे दिया। तो कैसे मुझे पता नहीं। तब उसने कहा, ऐसी खरखराती सी आवाज थी उसकी, अजीब सी, प्यारी सी बच्ची की। मुझे कहा देखो आपने जब मुझे दिखाया ना कि शादी है इसकी, मैंने नहीं बताया कि मुझे पता लग गया कि तेरी शादी हो गई। अच्छा। मैं तो इससे मिलती गई। फिर सांस उसको बहुत चल रहा था। फिर मालकिन ने कहा कि दीदी हमारे मना करने पे भी नहीं मान रही थी, कोई प्रिकॉशन इसने नहीं लिया। और दिन भर में 20-20, 25-25 कस्टमर इसने निपटाए। कुछ नहीं मानी, नहीं हमारी कोई भी बात इसने। और ये रोग कोई दे गया इसको और इसने उसे दे दिया। आखिर तक उसको नहीं बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मुझे तेरी शादी का भी पता है। वो आज तक लास्ट टाइम तक इससे वादा करता रहा, मैं शादी करूंगा तुझसे। और बस ये इंतजार कर रही है उसकी खबर है, जो दूसरे नर्सिंग होम। तो किसी का फोन आया, उसने कहा वो जो हंसी थी ना उसकी, वो इतनी खतरनाक हंसी थी, क्या बताऊं मैं, वो कैसी हंसी थी, अजीब सी। और बस वो हंसती हो नहीं, शांत, हंसते हुए हंसते शांत हो गया था उसका चेहरा। मैम आप तो काफी अच्छा काम करते हैं और प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि बहुत गिरती थी कि मैं उसको नहीं दिखाती तो ऐसी टाइम काटती रहती उसके साथ। आपने तो अच्छा किया दिखा के, सच्चाई से रूबरू कराया, बट वो उसको उस तरीके से नहीं ले पाई। तो ये अतुल मैम है, इन्होंने काफ़ी सारे रेस्क्यू किए हैं। जैसे कि अभी एक मैंने इनकी एक स्टोरी देखी थी, एक अफगानी लड़की थी मैम जिनका फेस चला था, उनको भी इन्होंने रेस्क्यू किया था। उसके प्रेमी ने उसे बेच दिया था ले जाके। तो मैम काफ़ी इमोशनल हो गई हैं काफ़ी सारी स्टोरीज को शेयर करते हुए, क्योंकि ये सभी को उस भाव से देखती है जैसे अपने बच्चों को देखती हैं, उस भाव से। तो मैम आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? बस ये कोशिश करो ना उस रेड लाइट पे कोई खड़ा हो, ना उस रेड लाइट एरिया में कोई जाए। बस अपने बेटों को समझाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान न चलाओ, बेटों को पढ़ाओ, संस्कार दो। अच्छा मैम, इस टाइम पे एक वो भी बहुत मैंने सुना है कि छोटे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के लेके जाया जा रहा है। हाँ, ये सच है? कैसे साबित करेंगे हम कि ये इनकी नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मैम मैंने एक चीज देखी है, नोएडा सेक्टर 15 की बात है, वहाँ पे स्टेयर्स पे एक लेडी है, मैं उसको सालों से देख रही हूँ, एक बच्चा लेके लेटी होती है और उसके सर पे। उस भी क्यों देख रहे हो? हर चौराहे पे देखो ना, एक बच्चा कंधे पे पड़ा रहता है, ना रोता है, ना रोता नहीं है, कुछ नहीं करता है, और बस वो दिखा के भूखा है, पानी दूध दे दो, पैसा। क्या है ये? उनको नशा दिया जा रहा है, छोटे से बच्चों को नशा दिया जाता है, उनको छोटे छोटे सब कुछ ना करे। तो जैसी बच्ची है पीयूष मिश्रा कहते हैं, वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। इतना मैं मारा पीटा भी जाता है बिना उसकी, कैसे कोई तैयार हो जाएगा इस काम के लिए? कैसे होगा? चूना मिर्ची सब चीज का इस्तेमाल अगर नहीं माने शरीर पर, शरीर में इंटरनल पार्ट्स। मैम क्या बात कर रहे हो आप?
बहुत कठोर सकते हैं जो आप सुन नहीं सकते और मैं शायद कह सकती। इंटरनल पार्ट में मिर्ची, चूना भी। ओह गॉड। वो एक ऐसा सच है कि जहां औरत जीते जी नर्क, दहते नर्क में जीती है। बस हम कहते हैं औरत के साथ हिंसा हो रही है, घर में उसके साथ मारपीट हो रही है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। वो जो नर्क झेल रही है उसका आपको अंदाजा नहीं है। और आप उसे रोज अपनी आंखों से देखती हम देखते हैं। मैम। आपको इंटरेक्ट भी कर जाती होंगी कि आज इसके साथ ऐसा, हाँ, बट कभी कभी ऐसा निशान होता पड़े दिखते हैं। हाँ, फिर आप चोट लगी दिखती है। कभी कभी आप कुछ कर भी नहीं पाती होंगी। कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। क्या है मेरे पास? जैसे मैंने एक लड़की से पूछा कि जाना चाहते हैं, हाँ, बताइए, हाँ। मना कर देते हैं तो उसने कही। मैम जैसे मूवीज में हम देखते हैं जो भी लड़कियों के लिए काम करता है उनको जान से मार दिया जाता तो है। मैं तो मेरे से टूटे पड़े, मेरा लो आएगा। अब तो लो वुमेन कहते हैं लोग, कितने लोग हैं, देखो ये पड़ा हुआ है, रॉड है पूरी यहाँ से यहाँ तक, इस पैर में पूरे में है, नीचे भी रॉड है, अच्छा। ऊपर भी है पूरा। मतलब मैंने तो एक्सीडेंट करके मार दिया था, कई बार हुआ मेरे साथ। जानलेवा हमला। मेरी गाड़ी पे चढ़ा दी, उसके बाद मैं गाड़ी में रखती मतलब आप पे लगातार जानलेवा हमले भी होते रहे। हाँ, किसी का आप हित प्रभावित करेंगे तो वो आपको मारेगा। आपको डर नहीं लगता मैम? हाँ, क्या लगेगा, जब मैं तो जिंदगी का जीने का टाइम था। हाँ, अब तो आखिरी आखिरी नहीं है मैम, अभी आपको बहुत कुछ करना है। एक मुझे छोटा सा केस याद है, मैम ने एक बार शीशा तोड़ दिया था लड़कियों को निकालने के लिए। हाँ, इसी हाथ से मैम ने शीशा तोड़ दिया था, क्योंकि जो कोठे की मालकिन थी उन्होंने लड़कियों को शीशे के पीछे छुपा रखा था और मैम को अंदाजा लगा कि मैम ने अपने हाथ से ही शीशा तोड़ा और लड़कियों को रेस्क्यू किया। 3 लड़कियां थी, वो थोड़ी देर में मर जाती हैं। तो सोचने की बात है, छोटी छोटी जगहों में उन्हें छुपा के रखा जाता है। तो एट लास्ट मैं इस पॉडकास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हमें सबको आगे बढ़कर ऐसी महिलाओं के लिए काम करना चाहिए जो महिलाएं बुरी तरीके से इसमें फंस चुकी हैं। और मैम की जो मैम का एनजीओ है, संकल्प एनजीओ है, मैम का पेज भी है इंस्टाग्राम पे अतुल शर्मा के नाम से, और संकल्प एनजीओ का जो भी है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें जिससे हम कुछ कुछ करके उन लड़कियों को सेव कर सके और उनके बच्चों को भी एजुकेटेड कर सके। ऐसा नहीं है कि सहयोग की मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ। मुझे मैं अभी रास्ते में बता रही थी ऋषि को कि मुझे 3 बच्चों ने पढ़ने वाले 30-30 रुपए डाले हैं, और एक लड़की ने मुझे वादा किया कि हर रोज में एक आईब्रो बनाने के पैसे आपके में डालूंगी, वो मुझे 60 रुपए डाल के जाना। अच्छा। तो मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है, वो बड़ा बात है मेरे लिए। मैंने बहुत दिल से उनका लिया। एक पंजाब से एक लड़का, एक कर्नाटक का है जो मुझे 30 रुपए रोज भेज रहे हैं, तो मेरे लिए मैं दिल से लगाती हूँ उसको। देखिए आप छोटा अमाउंट भी कर सकते हैं, तो बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। हाँ, तो आप प्लीज कुछ ना कुछ मैम की हेल्प कीजिए जिससे मैम औरों की हेल्प कर सके, क्योंकि हम सब अवेलेबल नहीं है उस जगह पर जहां पर मैम है और पहुंच पाना भी काफी मुश्किल है। तो प्लीज इस कड़ी से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भव्य शो देखने के लिए, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू।